डॉक्टर कर्णवाल साहब, आपका महाभारती मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। जो विलुप्त होती जा रही हमारी संस्कृति है, जो सनातन धर्म है, उसके बारे में सर हमारे दर्शकों से आज बताइए। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू डॉक्टर कर्णवाल। जय श्री राम। जय हिंद, जय भारत। सबसे और मैं चाहता हूं कि सभी लोग जो देख रहे हैं इसको, सभी लोग लाइक शेयर करें अपने परिवार में और अपने दोस्तों में। जी। तो आज का जो टॉपिक ये हमने रैंडम टॉपिक लिया है जी। कि ये संस्कृति के बारे में। जी। क्योंकि आजकल जो सबसे बड़ा टॉपिक जो है, जो जी। कि आजकल डिस्कशन में है, और वो है कि हमारी संस्कृति जो है विलुप्त होती जा रही है। जी। क्योंकि जो हम अगर देखेंगे सन 80 के बाद में से, जी। सन 80, 85, 90 के बाद से जो हमारी जो जनरेशन्स पैदा हुई हैं, जी। उनका रुझाव जो है धीरे धीरे वेस्टर्न कल्चर की तरफ बढ़ता रहा। और उसके साथ ही साथ उनका जो हमारी अपनी संस्कृति है, मातृभाषा है, उससे थोड़ा दूर होते रहे हैं। तो अब अगर हम देखेंगे कि हमारे इतिहास जो है हजारों लाखों साल से है, तो पुराने जमाने से ये हमारे ऋषि मुनि जो थे, यही अपने अपने शिष्यों को हमारी संस्कृति के बारे में बताते थे। सारे जितने भी वेद हैं, पुराण है, साइंस है और इकोनॉमिक्स है, मतलब सभी कुछ उन्होंने अपने उनको सिखाते रहे हैं। तो धीरे धीरे ये ऋषि मुनि के बाद में जब हमारे जो मनुष्य इस धरती पर आए, तो तब से ही हम देख रहे हैं कि हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स होते थे, अगर ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स भी होते थे उस समय, अगर वो जिंदा होते थे, तो वो अपने जो नीचे के जो बच्चे होते थे उनको सिखाया करते थे, और हमने भी उन्हीं से सीखा है। तो अब धीरे धीरे, उस समय जॉइंट फैमिलीज हुआ करती थी एक्चुअली, धीरे धीरे अब जॉइंट फैमिलीज की जगह जो है न्यूक्लियर फैमिलीज ने ले ली है। धीरे धीरे मटेरियलिज्म बढ़ने लगा है, तो जितने हमारे पेरेंट्स हैं वो भी काफी हद तक वो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की तरफ उनका रुझान होने लगा। उनको टाइम नहीं मिलता था कि वो हमें कुछ सिखाएं। और उसी को देखा देखी अब की जो जो जनरेशन है इस समय, वो जनरेशन को किसी ने हमारी संस्कृति के बारे में नहीं सिखाया कुछ भी। तो यही एक बहुत चिंता का विषय है इस समय, क्योंकि जो वेस्टर्न कल्चर है, ये उनका एम है कि वो हमारी संस्कृति को बिल्कुल ही खत्म कर दें। सबसे बड़ा यही एक अभिशाप है हमारे ऊपर में। और हमारी जो हिंदूज हैं, जो सनातनीज हैं, जो हम उनको सनातनीज तो सब नहीं कहेंगे, हम पूरे उनको मिला के हिंदूज ही कहेंगे। जो हिंदूज हैं, उनका भी रुझान धीरे धीरे धर्म की ओर से और हमारी संस्कृति की ओर से कम होता जा रहा है। शायद चूंकि मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड हो गया है, तो उनको पैसा कमाने की होड़ लगी हुई है, उनकी इच्छाएं बहुत हो चुकी हैं, उनकी अपनी परेशानियां बढ़ चुकी हैं। पहले जमाने में क्या था, हम तो गांव के ही एक तरह से वो हैं, गांव से ही आते हैं अगर देखा जाए, तो हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास जाते थे, तो किस तरह से हमें नीचे बैठाकर हमारी जो दादी हैं हमें खाना खिलाया करती थी। 7 बजे खाना खिला देती थी, रात का डिनर। और उसके बाद में हमें दादाजी के साथ बैठते थे, और दादाजी हमें रामायण का सुनाते थे, महाभारत का सुनाते थे, गीता सुनाते थे। और भी जो है हमारे की भाई, हमारे यहाँ पे जो डिफरेंट त्योहार हैं वो किस लिए मनाए जाते हैं, उसकी महत्वता क्या है, ये सब कुछ हमें समझाते थे, बताते थे।
तो वही जो हमने सीखा, उसके बाद में धीरे धीरे हमने अपनी माता जी से भी सीखा है। पिताजी से नहीं सीख पाए, पर माता जी से सीखा है। पर अब हम जो देखते हैं, हमारे बच्चे शुरू से, बचपन से हम देख रहे हैं कि मेरी बेटी जो है, जो बड़ी बेटी है, 3 साल की उम्र में उसमें ये आ गया कि सिर्फ टोटली वेस्टर्नाइज कल्चर, एक 3 साल की बच्ची को। तो ये देख के बड़ा दुख होता था। पर चूंकि हर माँ बाप की एक इच्छा होती है कि उसका जो फाउंडेशन है एजुकेशन का, वो अच्छे स्कूलों में हो। तो बस ये लक था या फॉर्चुनेट था कि हमारी बेटियों को बहुत अच्छे स्कूल में एडमिशन मिले हैं। पर उसका नुकसान सबसे बड़ा यही हुआ कि उन्होंने उनको हम अपना इन्फ्लुएंस नहीं उनको कर पाए जी। कि वो अपने कल्चर की तरफ भी थोड़ा सा ध्यान दें। जी। तो ओवर टू यू। अब आप भी बहुत कुछ ऐड कर हाँ सकते हैं। सर, आपके इस व्याख्यान के परिप्रेक्ष्य में मुझे कहना है सर, पहले चौपाल होती थी, अब हमारी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस होती हैं। चौपाल में गांव के बुजुर्ग डिसीजन ले पाते थे, एक मत हो पाते थे, बच्चों को भी समझा पाते थे। अब आप देखिए, बड़े बड़े पदों से सेवानिवृत्त सीनियर सिटीजन्स अलाइन नहीं हो पा रहे, उन्हें दिखाई नहीं दे पा रहा है कि कौन सही है कौन गलत है। ये स्थिति किन संस्कारों की वजह से आई सर, इसके बारे में भी बताइए थोड़ा सा हमें। यहाँ तक अ, मेरा जो अपना अनुमान है कि जो जैसा ना देखा देखी, पहली बात तो ये है कि एक सोसाइटी नाम की चीज आ गई है। दूसरा जो मेलोडी है हमारे प्रेजेंट एनवायरनमेंट में, वो है स्टेटस सिंबल। थर्ड, कि हम कितने पॉपुलर हैं। फोर्थ, हम कितने एडवांस्ड हैं। एडवांस्ड का मतलब उनका ये है कि हम वेस्टर्नाइज्ड हैं, हम ड्रिंक्स भी लेते हैं, अच्छी वाली ड्रिंक्स लेते हैं, हम इन्फ्लुएंशियल लोगों से मिलते हैं, हमारी जान पहचान कहाँ तक है। तो उसी से उनका स्टेटस बन जाता है, सो कॉल्ड स्टेटस बन जाता है। तो उनके पास में शायद इतना टाइम नहीं है। अच्छा, सेकेंडली, चूंकि हमारी अब न्यूक्लियर फैमिलीज हो चुकी हैं, तो अब बच्चे हैं, दूर जा चुके हैं। जब हम बच्चों को सिखाया करते थे, अपने बच्चों को, तो हमें भी याद रहती थी। अब बच्चे जब एक छोटी उम्र में ही जाके हॉस्टल में चले जाते हैं, उसके बाद में शादी के बाद में उनकी अपनी अपनी जिंदगियां हो जाती हैं, जहां भी उनकी पोस्टिंग होती है, जहां भी उनका वर्क प्लेस होता है, वहीं पहुंच चले जाते हैं। और वो भी अपने एक दुनियादारी में ऐसे फंस जाते हैं कि उनके पास भी माँ बाप के लिए टाइम नहीं है। तो अब जो है हमारे जो जो जितने भी हैं, जो भी आपने जैसे कहा कि हम हाई पोस्ट से रिटायर हुए हैं, तो मेरे ख्याल में जो हाई पोस्ट की जो ऑरा हुआ करता था, वो ऑरा अभी तक भी चलता आ रहा है, रिटायरमेंट के बाद भी। तो वो चीजें हैं, ये शायद एक मुख्य कारण है कि अब हमें जो है, किसी को भी शायद बहुत कम लोगों को ये याद होगा कि एक वानप्रस्थ आश्रम होता था, उसके बाद में गृहस्थ आश्रम होता था, वानप्रस्थ होता था, और उसके बाद में संन्यास आश्रम होता था। अगर हम ये ऐसे माने कि रिटायरमेंट के बाद में संन्यास आश्रम आ जाता है, जिसमें कि हमारा जो होता है कि एक कर्तव्य ये बनता है कि जितने भी हमने अपने पाप या पुण्य अभी तक किए हैं, उनका हम इंट्रोस्पेक्ट करें। इंट्रोस्पेक्ट करके हमने जो भी बुराइयां की हैं, हमने बुरे काम किए हैं, उसका पश्चाताप करने की कोशिश करें, अपने आप को ईश्वर से बांधने की कोशिश करें। और जो भी हमारे ग्रंथ हैं, वेद हैं, पुराण हैं, उपनिषद हैं, इन सबको पढ़ने की कोशिश करें और उनको एमुलेट भी करने की कोशिश करें। और सबसे बड़ी बात जो है, ये सब चीजें तो तभी आएंगी जबकि हम
मोह माया से दूर हो जाए। और मोह माया से दूर होने का मतलब है कि डिटैचमेंट। आई थिंक डिटैचमेंट इज द फर्स्ट स्टेज टुवर्ड्स सेल्वेशन, जिसको हम मोक्ष कहते हैं। तो जब तक हम डिटैच नहीं होंगे कि भाई हमारे बच्चे हैं, बच्चों के लिए अभी भी करेंगे हम, चाहे वो कितना भी उनके पास पैसा हो, नहीं हम उनको ये भी दे के जाएंगे, वो भी दे के जाएंगे, उनके लिए एक अच्छी और भी अच्छी नौकरी करें, उनके लिए हम उनके बच्चों का भी हम देखभाल करें। नो, आई पर्सनली बिलीव लेट देम लिव देयर ओन लाइफ द वे दे वांट टू। वी शुड नॉट इंटरफियर एट दिस एज। वो समझदार हैं, उनके अपने आइडियाज हैं कि कि जिंदगी को कैसे जीना है। अब हमें सिर्फ अपने लिए और अपनी गृहिणी के साथ में दोनों के लिए जीना है। और दोनों हैं, खुश रहें, मोह माया छोड़ दें, बच्चों का भूल जाएं कि बच्चे तो अपना ठीक होंगे। अगर वो हमें याद करते हैं अच्छी बात है, नहीं याद करते हैं तब भी अच्छी बात है। कि हम क्या थे रिटायरमेंट से पहले, वो हम भूल जाएं बिल्कुल। आज हम क्या हैं, जैसे एक जोकिंगली कहते हैं कि हाँ, जितने भी रिटायर्ड लोग हैं वो तो फ्यूज्ड बल्ब की तरह हैं जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। फ्यूज बल्ब नहीं है, क्वालिटीज हमारे अंदर वही हैं, एक्सपीरियंस है, हमारे जो तजुर्बे हैं, दुनिया के जीने के तजुर्बे हैं, जो हमने अच्छे तजुर्बे सीखे हैं, बुरे तजुर्बे सीखे हैं, वो हमारे पास में, उसकी कोई कमी नहीं है। पर आजकल के लोग वो सुनना नहीं चाहते, वो तजुर्बे को कोई भी अहमियत नहीं देना चाहते। वो कहते हैं ये सब तो पुरानी बातें हो गई हैं, वो सिर्फ अपनी बातें कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा खेद यही है कि कोई सुनने को नहीं चाहता, क्योंकि ये उनका समय है कि ये भाई ठीक है, ये तो ओल्ड टाइमर्स हैं, इनका जमाना कुछ और था, हमारा जमाना कुछ और है, और इन्होंने अपने को इस जमाने से अडेप्ट नहीं किया है इस जमाने में। सर, ये आपका जो चिंतन है, इसको मैं दूसरी तरफ मोड़ना चाहता हूँ। जी। मेरा कहना आपसे ये था कि सीनियर सिटीजन्स में यूनिटी ना हो, सीनियर सिटीजन्स की आंखें इतनी कमज़ोर हो जाएं कि वो कौन अच्छा कौन बुरा उसको पहचान ना पाए। मेरी सोच ये है कि देखिए, जितने भी बुड्ढे हैं दुनिया में, सभी हम ही लोगों से बड़े हैं ना सर। इस सोसाइटी में जी। जितने भी सीनियर सिटीजन्स हैं उनसे बड़े हैं वो, एंड दे जी। आर एबल टू मैनेज एवरीथिंग। हम्म। मगर हमारी सोसाइटी में मुझे लगता है कि एकजुटता का अभाव है। एक चेष्टा की थी कि भाई पूरी पारदर्शिता से काम करेंगे, आप सामने तो आओ, मगर डिस्कशन में भी नहीं आना चाहते। और लोग जो आरोप लगाते हैं कि साहब पारदर्शिता पारदर्शिता, अपनी पारदर्शिता तो कोई दिखाने को तैयार नहीं, दूसरा जो दिखाना चाहता है उसकी देखना नहीं चाहते। और हमारे बुजुर्ग भाई हैं, क्या सही है क्या गलत है, उसका मूल्यांकन नहीं करना चाहते। तो कहीं ना कहीं तो मुझे लगता है कि ये सनातन के जो चमक है, और इस एज में आके, जबकि आप तो कहते हैं कि साहब वो संन्यास ले लीजिए कोई नहीं सुनेगा। हमारा कहना है कि आप इतने नालायक होंगे तब नहीं कोई सुनेगा। आप सुने, ट्रम्प की भी सुन रहे हैं, मोदी की भी लोग सुन रहे हैं। हम लोग अपने को इतना नालायक साबित ही क्यों करना देना चाहते हैं? क्या सच में अपने इतने नालायक हो चुके हैं हम लोग? इसके बारे में सर टिप्पणी करिए। ये एक बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, और मैं शायद, अगर मैं मुंह खोलूंगा इस समय खोल तो दें मैं सर, शायद खोल दें साहब। मधुमक्खी के आज छत्ते में आज बैठ हमारी जाऊंगा। बहुत दर्द है इस बात का, इस बात का बहुत दर्द है कि आज भी अगर जो हम, मीटिंग में गया है, 18-20 हाँ। को कहा था, नोबडी लाइक हम्म। टू टर्न अप, नोबडी लाइक टू कमेंट हैं। और फिर कहते हैं कि साहब हम लोग यहाँ पे कुछ समझौता हो जाए, अच्छे दिन आ जाए। अच्छे दिन कैसे आएंगे? मुंह बंद करने से तो नहीं आएंगे। आर्बिट्रेटर का काम जब तक सीनियर सिटीजन नहीं करेंगे,
और जरूरत पड़ने पर बागडोर वो नहीं संभालेंगे तो समाज का बिखराव भी होगा, गिराव भी होगा, अंधकार भी होगा और सत्यानाश भी। आप अपना मुंह खोल दीजिए सर आज। पर ये फिर इसको अपलोड नहीं करेंगे आप? नहीं, हम तो करेंगे करेंगे, क्यों नहीं करेंगे सर। ठीक है, कोई बात नहीं। मैं हाँ हाँ, ये तो मैं इसलिए ये मैं एक डिस्क्लेमर देकर कहूंगा, ये सिर्फ मेरी अपने विचार हैं, जो कि मैंने सबको देखने के बाद में जो भी चल रहा है, और जितने भी पोस्ट्स आए हैं अगेंस्ट में, जिन्होंने अपने फ्रस्ट्रेशंस हैं, अपना एंगर है, अपना डेस्परेशन है, अपनी होपलेसनेस है, वो सेंस ऑफ होपलेसनेस वगैरह सब उन्होंने अपनी खोल के रख दी है। तो इसीलिए मैं चाहता था कि सब लोग अपने अपने फ्रस्ट्रेशंस को निकाल के अपने दिल को हल्का कर लें। और सिर्फ इसी कारण मैंने ये कहा, अपना एक अपने सजेशन दिया था कि ये जो ऑफिशियल DTRW ऑफिशियल को खुला छोड़ दें, और जितने भी हैं ये जो टोआ में हैं उनको भी हम साथ में रखें, क्योंकि आखिर में हम तो सब एक ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो एक इमेजिनरी है जो कि दूसरे पक्ष ने एक हिंदुस्तान पाकिस्तान बना दिया है, वी एंड दे, जो कि बहुत गलत बात थी ये। तो अब हम दो में बट गए हैं, दोनों में एक दूसरे से दुश्मनी है। तो हम यही चाहते थे, जो मेरा जो चाहने का मकसद था, कि सब अपने अपने दिल खोलकर अपने मन की भड़ास निकाले, जिससे कि हमें रूट कॉजेस को पता होने का, मालूम करने का में आसानी हो जाएगी। तो पहली बात तो ये थी, लोगों ने निकाली भी है बहुत, सब ने अपने अपने बताए हैं, बहुत से उन्होंने हम जो ड्रॉबैक्स थे वो भी निकाले हैं। पर इसके अलावा एक चीज आपने सुनी होगी कि जो भी चेंजेस होते हैं ना, किसी के मन में एक धारणा बैठ जाए तो उसको बदलने में टाइम लगता है। हर आदमी कहते हैं ना कि दूध का जला भी छाछ फूंक फूंक के पीता है। तो इसी तरीके से आई थिंक मोस्ट ऑफ द रेजिडेंट्स आर इन वेट एंड वॉच मोड। वो ये देखना चाहते हैं कि काम कैसा कर रहे हैं। उनके दिमाग में ये तो पक्का है कि ये बैठ गया है कि हाँ, कि जो भी ये बिगनिंग हुई है, इट्स अ वेरी गुड बिगनिंग, एंड इट्स बीइंग डन विद एब्सोल्यूट सिंसियरिटी, ट्रांसपेरेंसी। पर वो सोच रहे हैं, अभी तक भी दिमाग में उनके उसमें डाउट है मन में, कि हाँ शायद ये हो सकता है कि ये सिर्फ शुरू शुरू में है, और इसके बाद में फिर वही बात बन जाएगी जो कि DTRWA की लेगेसी रही है। तो एक तो ये है। तो मैं आपसे सिर्फ एक ही निवेदन करूंगा, आप और आपकी पूरी टीम से, कि आप लोग किसी भी नेगेटिव कमेंट से विचलित ना हो, उनको दूर रखें, और आप अपने काम को करते रहें। तो जब धीरे धीरे लोग देखेंगे कि अच्छा, दिस इज नॉट अ कोइंसिडेंस, मतलब एक ही है ये, तो एक आइसोलेटेड एपिसोड नहीं है। सेकंड वाला होगा, ठीक है आपने और अच्छा काम किया, ओ इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंस, शायद ये बात होगी। जब थर्ड होगा, अच्छा दे आर ट्राइंग टू डू बेटर, ठीक है, तो उसके बाद में फोर्थ स्टेज आएगी, यस दे आर कंसिस्टेंटली डूइंग बेटर, एंड दे हैव नथिंग इल और हैव एनी सेल्फ वेस्टेड इंटरेस्ट फॉर देमसेल्व्स, दैट सर इज नंबर वन। सर, हाँ दो बात मैं कहना चाहता हूँ। जो दर्द है वो इस बात का है कि कुछ लोग तो बिना सुने ही भाग गए। हमारे बड़े जी। साथी लोग भाग गए। मैंने तो अपनी टीम से कहा हुआ था कि कमल पे जितना कीचड़ डालोगे उतना वो खिलेगा। दरवाजे बंद करने की जरूरत नहीं है। जो किसाई या कोई करना चाहता है पूरे मन से कर ले। मुझे कोई चिंता की बात नहीं थी। और मैं जवाब दे सकता हूँ, मैंने कहा था मुझे किसी सपोर्ट की जरूरत नहीं है, मैं सब चीज़ का जवाब दे दूंगा। दरवाजे खुले रहो। मगर देखिए, आप जब भी कोई टीम के साथ काम करते हैं तो यू आर नॉट ए डिक्टेटर। आई एम नॉट ट्रम्प और मोदी। इतना अभी स्ट्रांग कहाँ हैं हम। तो मैंने अभी सोचा कि आपकी बिंदु तो सही था। तो मैंने सोचा कि ये वोटिंग मोड में डाल दें। और कितने लोग वोट डाल रहे हैं। तो मुझे मुझे बताइए, एक शांतिपूर्वक व्यवस्था इम्प्लीमेंट करने का एक तरीका है ये कि जब आप मैं कहने ही नहीं मान रहे हो किसी का,
तो लेट पीपल वोट फॉर इट, और जो मेजोरिटी कहे वो कर लो। अब वो 10 लोग भी अगर वोट नहीं डालेंगे क्या सही है क्या नहीं कहेंगे, तो सिस्टम को कैसे ठीक किया जाए? हम पे जो दबाव है जिन लोगों का, उनका दबाव हम कैसे दूर करेंगे? ये इस तरह की समस्या आती है। और हमारे हाँ जो साथी लोग जिनको हम अपना मित्र समझते थे, और हमने तो उनका पूरा साथ दिया, उनकी तरफ जाके भी देख लिया, और वो ऐसे भाग खड़े हुए, और जनरली भाग जी जाते। इससे बड़ा कष्ट होता है। भाई हमारा जी कहना है कि बच्चों से, बच्चे थोड़े एरोगेंट हो सकते हैं, इनडिसिप्लिन हो सकते हैं, हम उसको माइंड नहीं करते। भाई हमारे बच्चों ने कह दिया, सोसाइटी किसी अन्य बच्चे ने कह दिया, झूठ भी बोल दिया तो चलो कोई बात नहीं। हमारे बुजुर्ग साथी लोग तो हमारे साथ बैठे हैं और आर्बिट्रेटर का काम करें, हमारी भी बात तो सुने, हमारा दर्द भी तो समझें, दूसरों को भी कंट्रोल करने की कोशिश करें। और जब कोई काम अच्छा करने के लिए कहा जाता है तो देखना नहीं चाहते डिटेल उसकी। मैंने पेंट वर्क के लिए ही दिखाया भैया, ये हमारा कंजम्पशन है, इस मेक की चीज़ लगनी है, इस रेट की लगनी है, इतनी क्वांटिटी लगनी है, इतनी लेबर कंपोनेंट है, पूरी पारदर्शिता से आप काम करवाइए, अच्छा होगा। अरे सर, डी ब्लॉक के हमारे टावर में ही मारा मार बचा रखी है लोगों ने। कोई कहता है जी वो चूना लगा देते। अरे भैया जब तुम खरीदोगे चूना तो चूना लगेगा। अगर हम्म, आप एक क्वालिटी स्टफ खरीदोगे और पूरी जी क्वांटिटी पेंट करोगे तो चूना कैसे लग जाएगा? अब समझ में नहीं आता चाहते क्या है। भाई अप्रिशिएट करना चाहिए कि कोई, तुम 27 में काम करना चाहते हो, हम कहते हैं कि हम 20 में काम कर देंगे। आपको उसमें भी चिंता होती है, उसमें भी टांग खींचना चाहते हैं। हमने कहा कि जी हम 132 के 32 2,500 में करके दिखाएंगे, दिस इज द एनालिसिस, और पूरी पारदर्शिता से करके दिखाएंगे। आप देखना ही नहीं चाहते हो। हमने कहा डॉक्टर साहब फ्रॉम डे वन कि भाई हम ऑन कॉल इलेक्ट्रिशियन प्लम्बर मंगाते हैं, उस पर लगभग 5-5 हज़ार रुपये खर्च हो जाता है। अगर आप अपने ही दे दो हैं तो ये सोसाइटी का पैसा सोसाइटी के पास ही तो रहा ना, इसमें दिक्कत क्या है? पिछले महीने जी कहा था अपने किसी को डिप्लॉय करने से पहले जू नहीं लगी किसी पे, फिर कहते हैं कि साहब हमने तो मीटिंग का टाइम दिया और ये भाग गए। अब पॉइंट ये है कि हमारे दरवाजे तो हमेशा खुले थे ना, हम एज इंडिविजुअल 24/7 में बात करने को तैयार हैं। पहले आप मुझे समझा लो ना, 1 to 1 समझा लो, फिर हम अपनी टीम को भी समझा लेंगे। आप तो हल्ला गुल्ला करके और एक दूसरे को उल्टा सीधा कह के ऐसी मीटिंग करने से क्या फायदा? वो स्टेज तो आई नहीं ना। तो सर आप ही बताइए कि वे फॉरवर्ड होना क्या चाहिए, कैसे संभालें अपने दूसरे पक्ष को, और स्पेशली सीनियर सिटीजन्स को। उनसे हमें ज़्यादा जी दिक्कत है। अगर वो हमारे साथ आ जी जाए तो हमारी समस्या खत्म। हम कहते हैं कि आप लीड करो, हैं 17 हैं, कोई 7 को चुन लीजिए और आप उनमें से किसी को कर लीजिए, और हम ना सपोर्ट करें तो हमसे कहिए, पूरा सहयोग रहेगा। और वो भी आप नहीं करेंगे तो भाई हम लोग तो गड्ढे में जाएंगे, और अपनी काबिलियत का फिर क्या फायदा हुआ सर? आप कुछ टिप्पणी करिए सर इस बारे में। जो मेरा जो अपना विचार है कि जितने भी सीनियर सिटीजन्स हैं वो देर ऑल फेड अप विद जीटीआरडब्ल्यू, बिकॉज उनका बेटर एक्सपीरियंस रहा है कि उनकी कोई सुनने वाला नहीं था, उनकी बेइज्जती की जाती थी, और कि ऐसे ट्रीट किया जाता था जैसे कि उनकी डिक्टेटरशिप चल रही है। तो ये जो है इसी वजह से शायद वो यही देख रहे हैं। जिनसे मेरी बातें हुई है, जो कि मैंने आपसे, उसमें भी मैंने एक इनडायरेक्टली बड़े डिसेंट वे में मैंने वो एक पोस्ट डाला था कि ये जो है इस समय जो मेन मुद्दा यही है कि लोगों को लग रहा है कि आप जो हैं आप एक पपेट की तरह काम कर रहे हैं, सॉरी टू यूज दिस वर्ड, बट मैं आपको एक रियलिटी बता रहा हूं, और उसके कुछ रीजंस भी हैं उसके पीछे। नंबर वन मोस्ट इंपॉर्टेंट इज, देखिए, आप अगर फुल फ्लेजेड प्रेसिडेंट हैं, यू हैव अ फुल टीम, then why should a third person who is no one except
an ordinary member should हम्म, be the admin of this group, जो उसको आप निकालिए. This will be the first indication to people, जो मैसेज जाएगा कि yes, कि the new team is trying to move away from the old team, जो the rogues जो जिसको हम कहते हैं, उससे जाएंगे अलग. पहली चीज तो ये, आप अपने जितनी पूरी टीम को, चाहे पूरी टीम को आप एडमिन बना दीजिए, पर कोई भी बाहर का आदमी नहीं उसमें बनना चाहिए. बिल्कुल पहली बात तो ये है. जैसे वेलफेयर. आपने जो प्रस्ताव दिया है, हम करने जा रहे हैं इसको निश्चित रूप हाँ से. जी. Madam Pam and myself will be the admin, and we will be opening this Pandora box to attack us बिल्कुल. day night, बिल्कुल. and we are not worried about that. इसके बारे में तो आप चिंता मत करिए, ये तो ऐसा हाँ. ही होगा. हाँ. तो तो और कोई बात बताइए इसके अलावा. नहीं नहीं, मेरा तो आपसे मेरा यही कहना था, जो मैंने आपसे कल भी अपने उसमें पोस्ट में लिखा था कि मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ. तो चूंकि आपने यही पे बात कर रहे हैं, मैंने तो तो इसलिए मेरा बात की, यही है देखिए कि जो पारदर्शिता मुझे से लग रहा है. बात होनी चाहिए. हमारा कहना देखिए जी, मैं. है कि जो हम बात कर हाँ. रहे हैं, आखिर आदमी तक जाए और हमें समझाए, हमें ठीक करे, हम्म, हमें इसमें कोई त्रुटि नहीं महसूस होती. जी. तो मैं तो कहूंगा कि हमारे एक डीप स्टेट है, जी. जिसको कि मैं बिल्डर्स कहता हूँ. हाँ, हाँ, हाँ. ठीक है. नीचे जो वो काउंसिल ऑफ 300 है, उसमें ये जो रोग्स की जो टीम है, जो अभी तक 12 साल तक चलती रही है, ये है. तो किसी भी हालत में वो अपना होल्ड दून ट्रफालगर कॉम्प्लेक्स से नहीं हटना चाहते. तो ये जो उन्होंने एक टैक्टिकल रिट्रीट किया है, मैं तो फौजी भाषा में कर रहा हूं. मैं तो फौजी तरीके से कि हम कैसे, हमारी थिंकिंग कैसे होती है, हमारी थॉट प्रोसेस क्या है, कि वो है कि ये इनकी टैक्टिकल रिट्रीट थी. कि हम पहले तो, हमारे ऊपर में कोई विश्वास नहीं करता है, तो हमको सबसे पहले सस्टेन करने के लिए हमारे को जो मेंबर्स बढ़ाने पड़ेंगे, जिससे कि हम वायबल बन जाएं, फाइनेंशियली वायबल बन जाएं. और इसके लिए हम किसी नॉन कंट्रोवर्शियल इंसान को पपेट बना के सामने रखते हैं. ठीक है. और उनको हम पीछे से मैनिपुलेट करते रहें. सो इस मैनिपुलेशन का जो जो इम्प्रेशन बना हुआ है, इसको आपको फौरन तोड़ना होगा. और इसीलिए मैंने बार बार कहने के बावजूद भी मैं प्रेसिडेंट नहीं बना. सिर्फ मुझे पता था कि आई एम शॉर्ट टेम्पर्ड एंड आई एम वन ऑफ दोज फौजी आदमी हैं, अक्खड़ आदमी हैं. आई विल कॉल स्पेड अ स्पेड. उनके मुंह पे बोलूंगा तो उनको पसंद नहीं आएगा, रिश्ते खराब होंगे, दुश्मनी अलग से मोल लेनी है. तो इसीलिए मैं नहीं बना. मैंने कहा कि मिस्टर सिन्हा हैं, बहुत शांत स्वभाव के हैं. उनकी जो सहनशीलता की तो पराकाष्ठा जो है, अनियमित है. और हर चीज को वो बिल्कुल सहज तरीके से लेते हैं, उसको फिर एनालाइज करते हैं और सोच समझ के ही, है ना, जिसको कहते हैं ना कि बोलते भी तोल के बोलते हैं. ठीक है ना. तो ये चीज जो है, तो इसीलिए मेरा ये दूसरा तरीका है. तीसरी जो चीज है, हमें जो है कि अगर आपकी जो टीम को ये प्रूव करना होगा कि यस, वी आर इंडिपेंडेंट ऑफ द रोग्स. ये सबसे पहले कि आपने क्या, पहला, आपने क्या एक ऑफिशियल लेटर भेजा है रजिस्ट्रार को कि हमारे यहाँ पे इलेक्शंस हुए हैं, एडहॉक कमेटी बनी है, क्योंकि मेन इलेक्शंस मार्च में होने हैं. तब तक एडहॉक कमेटी में ये हमारे वो हैं, ऑफिस बेरर्स हैं, जो कि ये तो कंप्लाइंस कंपलसरी है. वो तो हैं जी, कंप्लाइंस समझ चला गया है. सकता. एक्चुअली मैं आपको बताऊं, मैंने एनसीआर में भी देखा है, ये हाँ बिल्डर जी. जो हैं वहाँ के और ज़्यादा बदमाश एनसीआर. हम्म. और हमारे यहाँ तो दून ट्रफलगर की क्वालिटी बहुत अच्छी है, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी भी बहुत अच्छी है. जी और वो तो है. वहाँ तो उन्होंने लूट मचा रखी है. और आप समझ लीजिए, जिस सोसाइटी में हमने यहाँ के रिटायरमेंट के समय 2 फ्लैट खरीदे थे, तो उसमें यहाँ 150 मकान है, वहाँ 1500 है. और हालत यह है कि
IFMS उन्होंने आज तक दिया नहीं। और हम्म। मेंटेनेंस अपने आप बढ़ाते रहते हैं, उनकी एजेंसी सिस्टर कंसर्न लगी हुई है और दादागिरी करती है। बिजली के बिल्स में भी यही है कि वहाँ एक्चुअली सब स्टेशन से बिजली आती है। सब स्टेशन किसी ने खरीदा होगा उस जमाने में, तो वो UPCL से खरीद लिया। और अब जैसे 1,500 फ्लैट हैं, तो उनसे तो ले लिया 5-5 किलोवाट का पैसा, और इसके हिसाब से 7,500 का लोड लेना चाहिए, लिया बिल्कुल चार हम्म। हजार का। वो पैसा अलग खा गए। महीने की बिलिंग में अलग गड़बड़ी करते हैं, बिजली के बिल में अलग मतलब गड़बड़ी हो रही है। मीट और एक पैसा की ट्रांसपेरेंसी नहीं है, और दुखी करके जी। रखा है। और सोसाइटी का ये हाल है कि दो ग्रुप बने हुए हैं, वहाँ भी दो सीनियर सिटीजन्स। हर सीनियर सिटीजन एक्चुअली कुर्सी का भी लालच होता है, और कुर्सी के लालच में वो गंदे ग्रुप से जुड़ जाता है कि भैया मुझे तो प्रेसिडेंट बनना है, अब सीनियर बिक जाते हैं। और अब जहाँ अगर सीनियर सिटीजन में ये सोच ये है कि ईमानदार सोच रखें, उनमें एकजुटता आ जाए ना। दुनिया के बारे में, बिल्डर के बारे जी। में, दूसरों के बारे में क्यों सोचते हैं? ना सोचें, पहले अपने को पाक हम्म। साफ बनाएं, ना सब कुछ सही हो जाए। हमें बताइए, हमने तो डॉक्टर साहब एक सपना देखा था, और मैं सोचता था जी। कि ऐसा करेंगे कि पब्लिक का पैसा है, जब जितना आएगा सबको दिखाई देगा, जिस दिन जितना खर्च होगा सबको दिखाई देगा। अब कोई बस हमें उसमें आप मांगने अपना जाता है कि बैलेंस साहब, शीट अपना डाल अब दिया आपने किया एजीएम कैसे। की कॉपी जो है आपने हम्म। सब लोगों को क्यों बांट दी? कोई कहता है कि साहब आपने हम्म। जो एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग की, उसकी एमओ हम्म। सबको। हाय भैया, जो जो चाहे देख ले, जो बाइबल की तरह पढ़ना चाहे उसे पढ़ ले, अपने यहाँ जी। इम्प्लीमेंट करना चाहे इम्प्लीमेंट कर ले। ऐसा हम्म। ऐसा क्या गड़बड़ी होने जा रही है? हर आदमी ये बताने की कोशिश करता है कि साहब, ये तो सीए के पास जाके जब तक ऑडिटेड बैलेंस नहीं बन जाएगा तब तक किसी को मत दिखाइए, आप फंस जाएंगे। अरे हम लोग अरे। 1-1.5 लाख रुपए महीने में खुद खर्च करते हैं घर में, कौन सा जी। सी? क्या हिसाब नहीं रखा जा सकता? हम कहते हैं हमें किसी मैनेजर की जरूरत ही नहीं है डॉक्टर साहब, हमने 25 की जगह 5,000 वाला रख लिया, और हम 20,000 रुपये बचा रहे हैं। अब हम बिल्कुल लिफ्ट का भी पैसा दे पाएंगे और सबका पैसा दे पाएंगे, और ईमानदारी से हम 50 लोगों की सोसाइटी चला लेंगे और दिखा देंगे कि 80 वालों से जी। हम इकोनॉमिकली चलाएंगे और स्मूथली चलाएंगे, और हमें कोई समस्या नहीं आने वाली, हमें कोई हड़बड़ी नहीं एब्सोल्युटली करेक्ट। कि हमसे आके आप मिलिए। और मुझे हम्म। लगता है कि जो आपको डर लग रहा है, मेरे पास इस तरह का कोई प्रेशर नहीं है। मुझे कभी कभी लगता है कि जिनको आप गलत कह रहे हैं ना, हैं, उन्होंने तो हीरे को सेलेक्ट कर लिया गलती से, और उन्होंने हीरे को दुत्कार के भगाया। सर मुझे दर्द है इस बात का। मैं तो सब कुछ हम्म। छोड़ के उनके पास गया था, आप तो जानते हैं, आप तो मुझे रोक रहे थे ना। हैं, जी। मैंने सोचा यार मैं कहीं बिका हुआ थोड़ी हूँ। हैं, हमारी बीवी कह रही है, उसको खुश करने का हमारा दायित्व है, चले जाते हैं। वो वो क्या इतने संस्कारी थे? इतने संस्कारी होते तो बिना बताए मुझे निकाल देते क्या? क्या वो हम्म। कैसे अच्छे हो सकते हैं? मुझे समझ में नहीं आता। उन सीनियर सिटीजन ने भी मेरे साथ वैसे तो मित्र कहते थे, मैं मित्रता मुझे नहीं दिखाई देती। मित्रता तो ईमानदारी की होती है ना। मित्र तो दो जी। ईमानदारी हो सकते हैं ना। मित्रता इस तरह की तो नहीं हो सकती कि आप धोखा करके हमें बुलाओ, उसके बाद यह है कि इनको ना उधर का रखो ना इधर का रखो। मेरे पास हम्म। किसी का ना बंधन रहने वाला है ना रहेगा और होगा, तो मुझे जरूरत नहीं है। मैं टोटल ट्रांसपेरेंसी में बिलीव करता हूँ। मैं हर बात पर चाहता हूँ कि एमिकेबली ई वोटिंग से, व्हाट्सएप में भी वोटिंग हो जाती है। अब दिक्कत कभी कभी डॉक्टर साहब ये आती है कि जैसे आपका 50 का ग्रुप है और वोट देने वाले 25 भी नहीं हुए, तो हम हम्म। जनरली ये करते हैं कि थोड़ा टाइम बढ़ा दिया, तो भाई एक दिन की जगह आप 2 दिन में डिसाइड कर लो। कम से कम 26 तो आओ 50 में से, तो डिसाइड करते हैं। मैं ऐसा कभी हो नहीं पाता। तो मुझे लगता है कि
अब हम 3 दिन का टाइम रहने के बाद भी अगर वोटिंग परसेंटेज जितने आए तो 20 डालें, चाहे 10 ही डालें, नहीं चिंता है तो वो सोते ही रहें। बाकी बाकी जनरली जनता तो 80% सोना चाहती है ना। यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और मेरी इच्छा तो निश्चित रूप से यह है कि भाई ना किसी को गाली बको, ना किसी को ये कहो कि तुम नालायक हो, ना किसी से ये कहो तुम महंगे हो। डाटा बोलना चाहिए। हाँ, फैक्ट्स शुड स्पीक फॉर देमसेल्व्स। यस। जो कि आपके सामने है, ये देख लीजिए आप किसी भी काम में, किसी भी डॉक्यूमेंट में अगर एक भी छोटी से छोटी गलती निकाल के दिखा दीजिए तो मैं मान जाता हूं, मैं अपनी गलती मान लेता हूं। सिंपल सी बात है। क्या दिक्कत वाली? यही अच्छा, तो, और जब एयर किसी के पास कोई नहीं। एयर एंड ओमिशन एमिटेड। हमारा कहना है कि जो हमें डराया जा रहा है ना कि गलती हो जाएगी, हाँ फंस जी। जाओगे। अरे भैया, हमारी बैलेंस शीट तो बाद में महीने में जब हम दे देंगे तो उसको देख के ही तो बैलेंस शीट बनाएगा हमारा सीए। ऑब्वियसली। आपको ऑब्वियसली। आफत किस बात की आ रही है? 2 लाख रुपए आपको खर्च करने का हिसाब किताब रखने के लिए इतना बड़ा सीए चाहिए? एक तो सोसाइटी के लोगों को आगे जाना चाहिए, हम्म। उन्हें काम करना चाहिए। यंगस्टर्स को तो हमसे भी अच्छा काम कर लेना चाहिए। और मैं कहता हूँ कि चलो, ना हमें यंगस्टर की जरूरत ना किसी, हमें तो बुड्ढों का सपोर्ट मिल जाए। आई कैन डू बेटर। हम्म। हमें हाँ, जो कुछ नहीं है, हमें तो आप जैसे ही लोगों लेकिन का सहयोग चाहिए। हमें टाइम की, आई मीन टू गेन द कॉन्फिडेंस ऑफ द पीपल, आप एक ये अनाउंस कर दीजिए, द ओल्ड कॉन्स्टिट्यूशन विल बी रिप्लेस्ड और अमेंडेड बाय द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, which will be initially circulated amongst all the managing committee members, and once they are finally approved, that will be circulated to all the members और सब्सक्राइबर्स। और उनकी जो भी होंगे अपॉइंट होंगे, जो पॉइंट्स होंगे उनके या ऑब्जेक्शंस होंगे, दे विल बी इनकॉर्पोरेटेड एंड unanimity will be reached, and then finally we will finalize that one and approve the new constitution। बस इतना आप भेज दीजिए। मेरे साथ सहमत हैं, मगर आप अपना भेज दीजिए, उसको मैं सर्कुलेशन में आपको दें। मैंने लेट मैंने पीपल। जैसे बताया था। जी। हाँ जी, नहीं, मैंने आपसे कहा था कि थोड़ा सा मैं बिजी था, हाँ, आप क्योंकि आप अब आराम से जो कर है लीजिए। जब भी वो आप टू थाउजेंड भेजेंगे हम उसको का जो बना हुआ सर्कुलेशन है। में रख देंगे। हम हर एक हाँ से जी। ईमेल पे उनके कमेंट्स मांगेंगे। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि व्हाट्सएप में भी इतनी गंदगी फैलने से अच्छा ये है कि हमने ईमेल दे दिया, आप बताओ, हमने जवाब दें तो हमसे कहिए भैया ऐसी क्या बात है। हम जवाब भी हाँ जी। देंगे, ट्रांसपेरेंसी बताएंगे, डाटा भी बताएंगे, सब कुछ बताएंगे। हम कुछ चीज़ हम्म। अपने पास नहीं, जितनी मेरे पास है उतनी सबकी है। मेरे घर का पैसा थोड़ी है कोई। हाँ, तो जी। मैं तो एक डिफरेंट कल्चर पैदा करना चाहता हूँ, और एक आई ओपनर लोगों के लिए, एक रोल मॉडल बन सकें, बता सकें रास्ता क्या हो सकता है। तभी जिंदगी की सफलता है, नहीं तो बेकार है, हर आदमी जीता है। हम भी ऐसे हाँ जी। वो एक दिन चले जाएं अच्छी बात नहीं है।